नमस्कार दोस्तों। इसके पहले क्लास में हमने पॉलिटी का भाग 2 तक देख लिया था, नागरिकता तक, ठीक है? तो आज के क्लास में हम देखेंगे एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है? जो कि हमारे लिए अति आवश्यक है, एक नागरिक के लिए जीने के लिए अति आवश्यक है दोस्तों। इसे कहते हैं वैसा अधिकार ये है जो हमारे सभी प्रकार के भौतिक और नैतिक अधिकारों का क्या करता है, संरक्षण रखता है। भौतिक विकास और नैतिक विकास हेतु अति आवश्यक है। भौतिक विकास बोले तो दोस्तों, तो भौतिक विकास अगर बोले तो भौतिक विकास का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मतलब भौतिक मतलब क्या होता है, वैसा जो हकीकत में है यहाँ पे, ठीक है, उसको भौतिक कहा जाता है। लौकिक एक होता है जैसे जिसको हम अनुभव करते हैं, क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, वो लौकिक हो जाता है। क्या हो जाता है, लौकिक हो जाता है, जो मतलब है ही नहीं, केवल अनुभव मात्र है। जैसे ईश्वर वगैरह ये सब को हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, ये वास्तविकता में तो होता ही नहीं है। तो हमारे भौतिक विकास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो राजनीतिक है यहाँ पे, सामाजिक मतलब समाज में भेदभाव ये सब विराजमान है, ये सब के विरुद्ध जो विकास अधिकार मिलता है। आर्थिक, आर्थिक मतलब धन, ये सब से संबंधित है, तो ये सब तो है ही। तो ये सब विकास और नैतिक विकास, नैतिक मतलब अध्यात्म, अध्यात्म, ठीक है, और अध्यात्म कहो आप, शिक्षा संबंधी ये सब जो अधिकार है उसको नैतिक विकास आप कह सकते हो। अध्यात्म, धार्मिक, इस विकास हेतु अति आवश्यक होता है। वैसे अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे तो उस अधिकार को बोला जाता है दोस्तों मूल अधिकार। क्या बोला जाता है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम आज देखते हैं फंडामेंटल राइट क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट पहले हमने बता रखा कि हमारे जीवन के लिए जो भौतिक विकास और नैतिक विकास, भौतिक विकास बोले तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास हेतु, नैतिक बोले तो आध्यात्मिक और धार्मिक। अध्यात्म मतलब किसी चीज़ के बारे में बारीक से जानना, वैसे जो पारलौकिक है, ठीक है, मतलब कि लौकिक है, जिस जो है नहीं फिर भी, जैसे हम आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, खुद के बारे में, किसी कण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो वो हो जाता है आपका लौकिक नैतिक विकास या लौकिक विकास, ठीक है। अध्यात्म, धर्म, यह सब जो विकास है तो ये आपका नैतिक हो जाता है। तो इसी से संबंधित हम दोस्तों जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या, आपका मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो आइए दोस्तों, फंडामेंटल राइट हम देखते हैं मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार, इसी को क्या बोला जाता है, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट। ये दोस्तों हमारे संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में वर्णित है। आर्टिकल 12 से, आर्टिकल कहाँ से दोस्तों, 12 से 35 तक हमारे संविधान में भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल तक जो है इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए पहले बेसिक समझते हैं मूल अधिकार के बारे में, ठीक है। तो मूल अधिकार जो दोस्तों लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। तो मूल अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, जो कि भाग 3 में 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। मूल अधिकार को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का क्या, मैग्ना कार्टा, वैसा मतलब कि अधिकार है जो काफ़ी अति आवश्यक है दोस्तों किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को जीने के हेतु। तो इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मील का पत्थर दोस्तों, जीवन में जो अति महत्वपूर्ण अधिकार होता है उसको क्या कहा जाता है, मील का पत्थर कहा जाता है, मैग्ना। ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है वो ब्रिटेन से पहले बार मिलता है। कहाँ से दोस्तों, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से आपका मैग्ना कार्टा शब्द लिया गया है दोस्तों।
ये जो है मूल अधिकार, वो अधिकारों का घोषणा पत्र भी आप इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अधिकारों का घोषणा पत्र। मतलब अधिकार, बहुत सारा अधिकार आपको मिल रहा है, उसी का ये घोषणा करता है कि ये अधिकार आपको, अगर भारत का नागरिक हैं तो आपको ये सारी अधिकार मिलेगा, जो आगे देखेंगे। और आप यहाँ का नागरिक नहीं है फिर भी कुछ अधिकार मिलता है दोस्तों। तो अधिकारों का इसको क्या कहा जाता है? घोषणा पत्र कहा जाता है। तो मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का। अधिकारों का क्या कहा जाता है? तो घोषणा पत्र कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों जो मूल अधिकार है, क्या आपका जो मूल अधिकार है वो आपको जो है न्यायालय द्वारा इसका संरक्षण दिया गया है। क्या किया गया है? न्यायालय मतलब कोर्ट जो है, न्यायालय द्वारा, आगे हम देखेंगे, न्यायालय द्वारा इसको संरक्षण दिया गया है। मतलब कि अगर इसमें राज्य चाहे, राज्य बोले तो सरकार, ठीक है, तो राज्य चाहे कि इसमें हम परिवर्तन करें तो उससे बचाने के लिए न्यायालय आगे आएगी। और न्यायालय अगर उचित लगेगा न्यायालय को कि हाँ ये परिवर्तन होनी चाहिए, तभी होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया गया। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है, हनन मतलब क्या होता है कि आपके मूल अधिकार को किसी प्रकार का मतलब कि हस्तक्षेप करता है राज्य, तो उसमें जो है न्यायालय आप जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद क्या दोस्तों? 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 भी मूल अधिकार है। हमने बोला 12 से 35 तक मूल अधिकार है, तो 32 वैसे मूल अधिकार है जो खुद मूल अधिकारों की रक्षा करता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और आप जा सकते हो हाई कोर्ट में, जा सकते हो अनुच्छेद 226 के माध्यम से। मूल अधिकारों के हनन पे आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट 32 के माध्यम से। और हाई कोर्ट जा सकते हो कब, कहाँ दोस्तों, कब? 226 के माध्यम से। तो ये दोस्तों आपका मूल अधिकार से संबंधित कुछ बेसिक सी बातें रहा कि ये अमेरिका से लिया गया है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहले मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के शासक ने इसको दिया था, ठीक है। अधिकारों का घोषणा पत्र वहाँ के जब सामंत ने, मतलब सामंत ब्रिटेन में दबाया था, दबाव बनाया था, तब ब्रिटेन के राजा ये मैग्ना कार्टा नाम से मतलब कि दिया था, ठीक है। तो अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा अधिकार मिलता है, न्यायालय द्वारा इसको संरक्षण दिया गया है। मूल अधिकार ही एक ऐसा अधिकार है जो कि हमें न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया गया है। ये परिवर्तनीय होता है, मतलब कि ये जो होता है बदल जा सकता है, ठीक है। ये वाद योग होता है न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा 32 के अंतर्गत करता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों मूल अधिकार के प्रकार। क्या? मूल अधिकार, मूल अधिकार के प्रकार। तो मूल अधिकार दोस्तों, मूल संविधान में इसका प्रकार अगर देखें, इसका प्रकार, तो मूल संविधान में, मूल संविधान में 7 प्रकार के थे। कितना थे दोस्तों? मूल संविधान में मूल अधिकार 7 प्रकार के थे। मूल संविधान जो मतलब कि बना था संविधान सभा में और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें जो मूल अधिकार की प्रकार है वो 7 प्रकार का। लेकिन अभी दोस्तों, अभी 7 न रहकर 6 कर दिया गया है। कितना हो गया है दोस्तों? 6। आगे हम देखेंगे कि 6 कैसे हुआ। तो संपत्ति का एक अधिकार था दोस्तों, मूल अधिकार में एक संपत्ति का अधिकार था। उस संपत्ति को, अधिकार को मूल अधिकार नहीं रहने दिया। पहले था कि आप संपत्ति कितना भी कमा सकते हो, अर्जित कर सकते हो, जमा कर सकते हो और उसको बेच सकते हो, ये आपका मूल अधिकार है। लेकिन अब संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार न रहकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया दोस्तों। क्या बना दिया? कि अगर राज्य मतलब सरकार चाहेगा तो आपकी संपत्ति को छीन सकता है। तो ये कानूनी अधिकार, पहले नहीं छीन सकता था, जब तक ये मूल अधिकार था तब तक नहीं छीन सकता था। क्यों नहीं छीन सकता था? क्योंकि मूल अधिकार का अगर आपका हनन होगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपकी मूल अधिकार की रक्षा करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है दोस्तों 1976 में। कब बना दिया गया है? 1976 में। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको
जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये जो मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 के आप कह सकते हो जी में एफ में दोस्तों, एफ में चर्चा किया गया था। क्लाउज 1 के सब क्लाउज एफ में चर्चा किया गया था और साथ साथ अनुच्छेद 31 में था। तो यहाँ से हटा दिया दोस्तों, और इसको जब तक यहाँ रहता संपत्ति का अधिकार तब तक तो ये मूल अधिकार था, क्योंकि 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार। तो इससे हटा दिया गया और किसी दूसरे अनुच्छेद में रख दिया जाएगा। तो इसको अनुच्छेद 300 के क में रख दिया। कहाँ रख दिया दोस्तों? 300 के क में रख दिया। किसको? संपत्ति का अधिकार को। तो हमने कहा कि मूल अधिकार के प्रकार अगर मूल संविधान में देखा जाए तो कितना हो था? तो मूल अधिकार मूल संविधान में 7 प्रकार के था, जिसमें से अब जो है वर्तमान में कितना है? 6 हो गया। वर्तमान में 6 क्यों हो गया? क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन अब इसको जो है कानूनन अधिकार बना दिया 1976 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। और अनुच्छेद 19 क्लाउज 1 के सब क्लाउज एफ से, यानी 1 से 19 से क्या कर दिया? और 31 में था, इसको हटा दिया और 300 के क के तहत रख दिया। मतलब अब इसमें संशोधन करके जो है आपका मूल अधिकार को क्या कर सकता है, मतलब अब जब चाहे सरकार, राज्य सरकार, तो आपको मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसको छीन सकता है मुआवजा कुछ देकर। पहले नहीं ले सकता था दोस्तों जब तक मूल अधिकार था। ठीक है। ऐसा क्यों किया आगे समझेंगे। कि बताओ ना, अगर आप सड़क बनानी है तो आपके ज़मीन बीच में आ जा रही है, आगे आप जाने ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपका मूल अधिकार ये ज़मीन है। ठीक है। मूल अधिकार आपका हनन इसका होगा। सरकार अगर इसको लेती है तो आप जो है आप कहते हो, जाकर न्यायालय चल जाते हो, सीधे न्यायालय इसकी रक्षा करती है। मजबूरी है उसका, क्योंकि लिखा गया है संविधान में कि न्यायालय रक्षा करेगी। अब बताओ, उचित कार्य भी नहीं करने दे रहे हो सरकार के, तो ऐसे क्या किया जाता कि कोई डेवलपमेंट का कार्य ही नहीं होता, विकास का कार्य ही नहीं भारत में होता। तो इसी से दोस्तों क्या किया कि इसको मूल अधिकार न रहकर इसको जो सड़क को ले जाने के माध्यम से कोई भी विकास के कार्य करने हेतु, बताओ न, आप सुत जाते थे यहाँ जब जेसीबी वगैरह ये सब आता था कि पहले हमें मार दो, इसके बाद हम ज़मीन हमारी माता है, हमारी ये है। ठीक है। तो इसको हटा करके 300 के क में रख दिया, और कानूनी अधिकार कि आपको संपत्ति जो है उस पर सरकार का हक है, वो जब चाहे तब ले सकती है, आपका संपत्ति का अधिकार आपको नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो ये मूल अधिकार से संबंधित कुछ हमने क्या कर लिया है, तो इंट्रोडक्शन लिया है दोस्तों। अब देखते हैं कि जब हम मूल अधिकार के बाद 6 गो कर रहे हैं, वो 6 अब क्या क्या रहा। मूल संविधान में तो 7 था, अब 6 है, वो क्या क्या है। तो आइए दोस्तों मूल अधिकार के प्रकार देखते हैं। मूल अधिकार का क्या दोस्तों? प्रकार। दोस्तों पहला प्रकार है कि समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद आपको 14 से लेके 18 तक है दोस्तों। कहाँ तक है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोस्तों सब हम पढ़ेंगे बारी बारी से। ये आपका अनुच्छेद, अब 18 ख़त्म हुआ तो 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर कहाँ तक है दोस्तों? 22 तक है। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सब हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिला है, वो अधिकार आपका 23-24 में है दोस्तों। आर्टिकल कितना? 23-24 में। चौथा है आपका धार्मिक अधिकार। ठीक है। कौन सा अधिकार है? धार्मिक अधिकार। ये जो है आपका 25 से लेकर 28 तक है। पाँचवा आपका है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और क्या? सांस्कृतिक
अधिकार, ये आपका 29-30 में है दोस्तों, जो अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी से संबंधित है। फिर छठा आपका है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 32 में है। यही छठा था दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार, तो छठा हटा दिया संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार से, और उसको कानूनी अधिकार, और ये सातवां हो जाता था संवैधानिक अधिकार, ठीक है। तो अब तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ठीक है। तो अब क्या रह गया, 6 रह गया। तो मूल संविधान में एक संपत्ति का अधिकार भी था, क्या था, संपत्ति के अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार अब आपका मूल अधिकार नहीं रहा, मतलब अब इसके लिए आप सीधे न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि मेरी संपत्ति को राज्य द्वारा हड़प ली गई है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका समता असमानता का अधिकार, 14 से आर्टिकल 14 से कहाँ तक, 18 तक। अब जब 14 से 18 तक पढ़ोगे तब लगेगा आपका कि समानता का अधिकार मतलब समाज में किसी के साथ भेदभाव न करने से संबंधित अधिकार है, सभी के लिए समान कानून का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार आप जब 19 से 22 तक पढ़ोगे दोस्तों, तो आपको फील होगा कि हाँ 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का ही अधिकार है। 23-24 में आप देखोगे शोषण का विरुद्ध अधिकार कैसे मिलता है, किससे शोषण से बचाता है दोस्तों। 25 में और 25 से 28 तक देखोगे धार्मिक अधिकार की, धर्म में क्या क्या अधिकार दिया गया है, किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित। फिर शिक्षा संस्कृति का अधिकार आप देखोगे 29-30 में, ठीक है। संवैधानिक उपचार दोस्तों, ये सीधे जो होता है 32 में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि समानता का अधिकार है किसके किसके बीच, तो कहाँ से है दोस्तों, 14 से 18 तक। ऑप्शन में आपका देगा इसी में से किसी चार को। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है, 19 से 32 तक। अब हम पहला देखते हैं दोस्तों, समता या समानता का अधिकार। क्या देखते हैं, जो कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से लेकर 18 तक है दोस्तों। तो समता या समानता का अधिकार देखते हैं, ठीक है। तो आइए मूल अधिकार में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, समता या समानता का अधिकार। पहला समता, वही हुए समता या समानता का अधिकार। ये कहाँ तक है दोस्तों, 14 से लेकर 18 तक है। तो पहले 14 देखते हैं दोस्तों, 14 से लेकर कहाँ तक है, 18 तक है। तो 14 देखते हैं अनुच्छेद। अब आप कह रहे हो 12 से 35 तक है, तो 12 और 13 कहाँ गया सर, तो वो हम बाद में बताएंगे दोस्तों, ठीक है, कि 12-13 क्या है। 12-13, 12 में राज्य का परिभाषा है, जो कि पहले भी हम कितनी बार बता रहे हैं कि संसद का जो ये जो आपका संघ का, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब जो होता है आपका कार्यपालिका, विधायिका, और आपका ये राज्य का क्या, ये सांसद जो होता है संघ का, वो सब हो जाता है। और राज्य का जो विधायिका वगैरह ये सब होता है। और जितना भी सरकारी उपक्रम है, ठीक है, चाहे एम्स हॉस्पिटल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, रेलवे, एनटीपीसी, जितना भी ये सब है दोस्तों सरकारी, सभी क्या हो जाता है, राज्य का परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो आप राज्य को 12 अनुच्छेद में दिया गया है परिभाषा की राज्य क्या है, राज्य मतलब स्टेट की चर्चा अनुच्छेद 12 में नहीं है, ठीक है। और 13 में है कि कुछ इसको बचाने से संबंधित मूल अधिकारों को 13 में वर्णन किया गया है कुछ विधि, ठीक है। तो आप बाद में उसको देखेंगे जब ये सब पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अनुच्छेद हम कितना देखते हैं, 14। अनुच्छेद कितना दोस्तों, 14। इसमें कहता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के अधिकार समक्ष समता, बताओ दोस्तों क्या लिख रहा है, विधि के समक्ष समता या संरक्षण, या विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ये जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है दोस्तों, ये आपको ये आपको ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, कि विधि के समक्ष समता, ठीक है, मतलब समता क्या है, विधि के समझ ये समझेंगे। अब विधि के समान संरक्षण ये आपको लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान में ऐसा लिखा गया है, ऐसा व्यवस्था कि विधि के समान संरक्षण,
ठीक है, समान संरक्षण और विधि के समान समता। अब देखते हैं समता क्या होता है दोस्तों। विधि के समान समता, विधि के समान समता मतलब होता है विधि के समान समता। विधि के समान समता मतलब होता है ना दोस्तों कि संसद कोई भी विधि बनाएगा, कोई भी नियम बनाएगा, कोई भी कानून बनाएगा, वो सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों प्लस विदेशियों जो भी है, नागरिक के लिए केवल अनुच्छेद क्या है दोस्तों, 15 है, 16 है, 19, 29, 30 ये है। ठीक है, बाकी सब है विदेशियों के लिए भी। ठीक है, तो सभी नागरिकों और विदेशी जो भी है सभी के लिए जो है समान होगी, क्या होगी, सभी पर समान रूप से लागू होगी। मतलब कोई भी विधि बनाया संसद, वो समान रूप से सभी पर क्या होगी, लागू होगी। जैसे दोस्तों मान लो कि यहाँ पे कोई, आप समझ लो कि ये प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये भी नागरिक है, ये भी भारत के है। ठीक है, और यहाँ पे ये आप समझो कि एक ट्रक ड्राइवर है, क्या है, ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है। मान लो कि ये किसी को मर्डर कर देता है, किसी का क्या कर देता है, मर्डर कर देता है। तो और यहाँ पे आपका कोई ट्रक ड्राइवर है, ये भी किसी को मर्डर करता है, यानी प्रधानमंत्री भी मर्डर, गलती तो दोनों समान किया है। तो दोनों के समान गलती का मर्डर के लिए ही दोनों पर क्या लगना चाहिए, सज़ा होना चाहिए। जो मर्डर यहाँ ड्राइवर के लिए सज़ा, वही मर्डर प्रधानमंत्री के लिए सज़ा। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है विधि के समक्ष क्या, समता, या विधि के समक्ष समान। ठीक है, जितना भी है सभी के लिए समान नियम, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे कितना भी हो, करोड़पति है, चाहे रोड भर्ती है, जो भी है दोस्तों सभी के लिए समान नियम होगा। अनुच्छेद 14 कहता है, कोई यहाँ पे विशेष नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री भी मर्डर करेगा तो वही सज़ा होगा जो कि एक ट्रक ड्राइवर, जो एक रिक्शा चालक मर्डर करेगा तो सज़ा उसको मिलेगा। तो ये है विधि के समक्ष क्या, समता, अनुच्छेद 14 है दोस्तों। इसका दोस्तों कुछ अपवाद है, क्या है दोस्तों, कुछ अपवाद है। विधि के समक्ष समता का कुछ क्या अपवाद है जो देखते हैं। दूसरा स्लाइड ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो ही जाएगा। चलो अनुच्छेद 14 हम देख रहे हैं। अनुच्छेद 14 में क्या देख रहे हैं, विधि के समक्ष समता मतलब सभी के लिए कानून जो है, आप सुने होंगे कि कानून जो है अंधा होती है, वो अंधा है मतलब कि वो ये नहीं देख रही है कि आगे वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है, हम अंधा है बिल्कुल, आप गलती किए हो तो कोई भी हो आपका सज़ा वही होगा। ठीक है, लेकिन अब तो कानून देवी की मूर्ति आँख पर जो पट्टी थी वो भी हटा दिया गया है, अब कानून भी अंधा नहीं रहा है। ठीक है, उसको भी मूर्ति पर से हाल ही में इसे पट्टी हटा दिया गया है दोस्तों। दोस्तों विधि के समक्ष समता हमने बताया, सभी के लिए समान नियम, समान कानून जो संसद बनाएगी समान रूप से लागू होगी, कोई विशेष नहीं है दोस्तों। तो कुछ इसका हमने कहा, पहले ये समझो कि मूल अधिकार का प्रकृति कैसी है। मूल अधिकार की प्रकृति, प्रकृति बोले तो दोस्तों नेचर, नेचर दो प्रकार का होती है, एक तो सापेक्ष होती है और एक निरपेक्ष होती है। निरपेक्ष मतलब किसी भी परिस्थिति में ये बदले नहीं। अगर कह दिया विधि के समक्ष समता मतलब सभी के लिए समान कानून, तो सभी के लिए क्या होनी चाहिए, समान ही होनी चाहिए। लेकिन ये कहता है सापेक्ष मतलब तुलनात्मक, बदल जाएगा समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सापेक्ष प्रकृति, प्रकृति कितना प्रकार के हो जाएगा दोस्तों, दो प्रकार का, एक सापेक्ष या निरपेक्ष। अब देखते हैं भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार की प्रकृति है वो कैसी है, सापेक्ष है कि निरपेक्ष है। तो आइए दोस्तों विधि के समक्ष समता जो है, इसमें कहा गया है कि सभी के लिए, प्रधानमंत्री हो चाहे आपका कोई भी हो, सभी के लिए, कोई सांसद विधायक चाहे कोई उद्योगपति हो गरीब हो, सबके लिए समान विधि बनेगा, समान कानून होगा। ठीक है, समान गलती का समान सज़ा मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसका कुछ अपवाद है, क्या है,
अपवाद है। अनुच्छेद 14 का क्या है दोस्तों? अपवाद है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राष्ट्रपति या फिर विदेशी देश से आए राजदूत। दोस्तों जो राजदूत होते हैं हमारे भी देश से, भारत से भी विदेश में राजदूत होते हैं। जो राजदूत क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ से जो लोग जाते हैं उद्योगों में काम करने के लिए, ठीक है, मजदूर जो जाते हैं उसको देखभाल हेतु, उसके लिए नियम का मतलब देखभाल करता है कि वो व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है। तो विदेश से भी बहुत लोग, बहुत सारी संस्था भारत आती है तो उसका लोगों को लिए देखभाल करती है, वो राजदूत होती है, ठीक है। तो आप अगर विदेश गए हो तो वहाँ पे कोई दिक्कत आपको है तो आप जो है भारत के वहाँ पे ऑफिस होता है राजदूत का, वहाँ आप जा कर के अपने समस्या को बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है दोस्तों क्या आपका अपवाद में कि अगर भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल या विदेशी राजदूत, समझो कि ये जो है आपको यहाँ पे रमेश अगर इधर है संगीता, रमेश ये एक काल्पनिक नाम है दोस्तों, ठीक है। तो रमेश अगर संगीतवा का मर्डर करता है, रमेश क्या कर देता है, गुस्सा में ये मर्डर कर दिया संगीतवा का, तो समझो कि रमेश को सजा होगा। अगर संगीता का मर्डर करता है कौन, रमेश, तो रमेश को सजा होगा, जो भी सजा होगा मर्डर के लिए वो सजा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल ये मर्डर करता है किसी भी व्यक्ति का, रमेश आप नाम लिख लो, ठीक है, ये रमेश का मर्डर करता है कौन, राज्यपाल या राष्ट्रपति, तो इन दोनों को या विदेशी राजदूत कोई भी हो, इनको सजा नहीं होगा दोस्तों, कुछ भी सजा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर राष्ट्रपति को सजा होता है तो राष्ट्रपति के लिए एक अनुच्छेद है 71 कि राष्ट्रपति अपने सजा को माफ़ कर सकता है। सोचो कि राष्ट्रपति को फांसी को सजा दिया जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 71 के अंतर्गत सिग्नेचर कर देगा कि मैं अपनी सजा को माफ़ करता हूँ, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था है दोस्तों। तो ये एक अपवाद है कि राष्ट्रपति मतलब कि क्या उनका काम ही होता है, ये क्यों मर्डर करेंगे किसी को, ठीक है। तो इनको प्रतिष्ठा के लिए मतलब ये दिया गया। तो आप बताओ दोस्तों, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या विदेशी राजदूत हो, ये अगर किसी का मर्डर करता है, किसी को मार देता है, तो इसको जो है न्यायालय में ले जाया जाएगा? नहीं ले जाया जाएगा दोस्तों। तो ये जो है इसका अपवाद है अनुच्छेद 14 का। अनुच्छेद 14 का क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या विदेशी जो राजदूत है इनको जो है विधि के समक्ष समता से बचाया जाता है, इनके लिए समान कानून नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो है प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो, अच्छा हाँ, ये फौजदारी मुकदमा के लिए नहीं जाएगा, फौजदारी या दीवानी जो भी हो, फौजदारी वही मर्डर वगैरह, दीवानी मतलब कि समझो किसी से कर्जा ले लिए, ये सब कर लिए, या मतलब कि दीवानी हो गए हैं, ठीक है। दीवानी मतलब कि किसी के ज़मीन हड़प लिए, तो ये सब के लिए नहीं न्यायालय में इनको घसीटा जाएगा। कब तक? जब तक कि ये अपने पद पर है, राष्ट्रपति के पद पर जब तक है तब तक इनको न्यायालय में नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन पद के बाद इनको न्यायालय में ले जाया जाएगा, हाँ, लेकिन उस सजा गलती के लिए नहीं जो पद के दौरान इन्होंने किया। पद के दौरान जो गलती किया उसके लिए नहीं, पद पर से जब हटेंगे उसके बाद अगर इनसे गलती होगा तो उस गलती के लिए इनको सज़ा दिया जाएगा। लेकिन जब तक पद पर है ये, तब तक इनको सज़ा नहीं दिया जाता है दोस्तों। तो आप समझ रहे हो कि क्या व्यवस्था है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था है दोस्तों राष्ट्रपति। लेकिन हाँ, इनको एक चीज़ से संरक्षण नहीं दिया गया कि अगर ये अपनी पत्नी से कौन बचा है दोस्तों, पत्नी से जो बच गया वो फिर बच ही जाता है। पत्नी से अगर इनको लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तो इनको 14 दिन पहले नोटिस, 1 महीना पहले नोटिस दे दिया जाता है और इनको न्यायालय में बुलाया जाता है।
ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था है दोस्तों। तो बताओ यहाँ पे अपवाद आ रहा है, मतलब स्थिति के अनुसार, राष्ट्रपति राज्यपाल के अनुसार बदल रहा है। तो जो बदल जाएगा, परिवर्तन जो हो जाता है, तो वैसे को क्या कहा जाता है? सापेक्ष। तो हमारा जो मूल अधिकार है वो सापेक्ष है, मतलब स्थिति के अनुसार क्या हो जाता है? बदल जाता है दोस्तों। तो आप बता सकते हो कि अनुच्छेद 14 के क्या अपवाद है कि राष्ट्रपति राज्यपाल या राजदूत जो है उस पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है पद के दौरान। ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था दिया गया है दोस्तों। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। विधि के समान, ये तो समता हो गया। अब विधि के समक्ष संरक्षण दोस्तों, क्या 14 में ही दिया गया है। विधि के समक्ष संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या है दोस्तों? तो संरक्षण से दिया गया है, ये 14 में ही बात की गई है, 2 शब्द। ठीक है। संरक्षण में है कि आरक्षण वगैरह से संबंधित। क्या ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। आरक्षण कि वैसे वर्ग जिनका शोषण किया गया है पहले, क्या किया गया है? वैसे वर्ग जिनका क्या किया गया है? शोषण किया गया है, जिसके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ है, उसको जो है उसको आरक्षण दिया जाएगा। उसके लिए विधि बनाकर आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा दोस्तों? तो आरक्षण दिया जाएगा जिसका शोषण किया गया है पहले दोस्तों। ठीक है। अब बताओ, अब आप लोग को लगेगा कि मतलब आज जो है आरक्षण दिया जाता है तो जिसको मिल रहा है उसे बढ़िया लगता है, जिसे नहीं मिल रहा है उसको आरक्षण खराब लगता है दोस्तों। लगता है कि कैसे, मतलब किसी का शोषण, मतलब वो विरोध क्यों नहीं किया था जब उसका शोषण हो रहा था। तो अब देखो दोस्तों कैसे शोषण होता है, उसका एक हम एग्जाम्पल आपको देते हैं कि तब आपको लगेगा क्या आरक्षण सही है या गलत है। आप फिर सोच सकते हो शायद कुछ। हम भारत का ही एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। ठीक है। भारत में यहाँ पे है केरल दोस्तों। क्या है? केरल। केरल में त्रावणकोर एक जगह, ठीक है, वो कि अब केरल में मिल गया त्रावणकोर। त्रावणकोर में दोस्तों, तो ये त्रावणकोर में दोस्तों निम्न कहे जाने वाली, क्या, जो निम्न कहे जाने वाली जनजातियाँ थी या जातियाँ थी, उसके साथ दोस्तों भेदभाव कुछ इस कदर होता था जिसे कहने में, हमें आज बताने में दोस्तों संकोच हो रही है। जो निम्न कहे जाने वाली जनजातियाँ थी, पिछड़ी जनजातियाँ थी दोस्तों, इस प्रकार से उनको साथ भेदभाव होता था दोस्तों। यहाँ पे क्या होता था कि महिलाओं के साथ ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था कि महिलाएं अगर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को, छाती को, ब्रेस्ट को, स्तन को अगर ढकती है कपड़ा से तो उसको ब्रेस्ट टैक्स देना होगा। वो भी उसको उस अनुसार देना होगा जिस अनुसार दोस्तों उसके ब्रेस्ट का आकार होगा, स्तन का आकार के अनुसार। मतलब बताओ दोस्तों कितनी, मतलब कि अजीबोगरीब सा ये दोस्तों सिस्टम था कि ब्रेस्ट को ढकने के लिए जो निम्न जाति के लोग थे, अगर सभी के लिए होता ये तो फिर तो आम था दोस्तों। लेकिन और अपने मन से करता है तो ये समस्या नहीं, लेकिन जबरन किसी से कराया जा रहा है, वैसा करने के लिए मजबूर कराया जा रहा है, तो सोचो तो दोस्तों कैसी लगती होगी। निम्न जातियाँ जो यहाँ पे एक एजना जाति थी दोस्तों, क्या, एजना, और एक नडार थी। एजना जाति में दोस्तों ये निम्न जाति बहुत ही निम्न, जो कि बाद में ओबीसी में इसको शामिल किया गया। ठीक है। एजना जाति में एक आपको नांगेली, आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे दोस्तों तो ये मिल जाएगा। नांगेली नाम के एक महिला थी दोस्तों। यहाँ पे एजना जो जाति था, इसमें पुरुषों के लिए पर भी एक टैक्स लगता था। पुरुष अगर अपने शरीर के ऊपरी भाग, मतलब कि हेड को, सिर को अगर उठा करके चलता है, एक उस तरीक़ा से पेश करता है, तो उसको टैक्स देना। ये तो फिर भी अजीब ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन महिला के साथ क्या, मतलब कि बदतमीजी हो रहा था। सो आप देखो दोस्तों, तो नांगेली जो थी,
ये एजना जाति से ही बिलोंग करती थी। तो ये दोस्तों मतलब कि सोचो, सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस में दोस्तों इसको ढकने का मतलब कि ऑर्डर नहीं था। अगर हाँ आप ढकना चाहो तो आपको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा, ब्रेस्ट टैक्स। बताओ दोस्तों कैसी सिस्टम थी हमारी भारत में। कहते हैं ना कि मोर मोर बहुत खूबसूरत होता है दोस्तों। मोर जब बरसात में, वो एक सीज़न होता है जिसमें वो जब नाचती है, उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड होता है। लेकिन वो जब अपने पैर को देखती है, इतना बदसूरत होता है ना, सारी घमंड उसका टूट जाता। इतना मतलब बदसूरत, सोचो कितना खूबसूरत मोर, उसका पैर। उसी प्रकार से दोस्तों हमारी भारतीय संस्कृति है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी गंदगियां हैं, ऐसी कुरीतियां दोस्तों, कि वो मोर के पैर से कम नहीं दोस्तों। उसको स्वीकार करना ही अच्छा होगा दोस्तों। हमारे इतिहास में जो हो चुका है, जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह न होना, ये सब कितना मतलब दोस्तों बताओ कुरीतियां थी। महिलाओं को शिक्षा न दिया जाना, महिलाओं के साथ ये जो ये भेदभाव किया है, ब्रेस्ट टैक्स दोस्तों। ये दोस्तों ज़्यादा पुराना नहीं, 1924 में इसको ख़त्म किया गया दोस्तों, 1924 में। ये जो एजना जनजाति से जो नांगेली थी, ये 1802-3 की बात है दोस्तों। नांगेली दोस्तों, नांगेली जब इसको से ये पब्लिक प्लेस में घूमी और कपड़ा रख ली, ढक ली, तो उच्च जाति के लोग ने कहने लगा, और ये टैक्स देने से मना कर दी कि हम टैक्स नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है और हम ढक के चलेंगे अपने स्तन को। तो उच्च जाति के लोगों ने कहने लगा कि बताओ अब निम्न जाति के लोग और हम में क्या अंतर रह जाएगा। फिर राजा के विरोध करने लगा उस जाति के लोग। तो राजा ने कुछ अधिकारी को भेजा यहाँ पे नांगेली के घर, और गया, कहा कि आपको टैक्स देनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप अपने स्तन को ढककर नहीं चल सकती। तो एजना ने कहा कि मैं ऐसे चल ही नहीं सकता, मेरे पास नहीं पैसा। फिर भी जब जबरन किया लोगों ने, यहाँ का अधिकारियों ने, तो नांगेली जो है वो अपने घर जाती है, रूम में अंदर जाती है। और दोस्तों केला के पत्ता पे मतलब कि टैक्स देना होता था, ठीक है, केला के पत्ता पे लाकर पैसा को टैक्स दे के रूप में देना होता था। वो जाती है तो अधिकारियों को लगा कि एजना गई है, ये सॉरी नांगेली गई है, लेकर आएगी टैक्स। फिर जब आती है कुछ देर में दोस्तों, तो सारे निगाहें सभी को के जो अधिकारियां होता है दोस्तों, वो सभी देखते ही रह जाते हैं, कुछ इस कदर करके वो आती है। नांगेली ने क्या किया दोस्तों, अंदर जाकर कि अपने स्तनों को काट कर उसी केला के पत्ते पर लेकर आई और कहा उसने कि लो टैक्स, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसे नहीं चल सकता हूँ, नहीं चल सकती हूँ, इसलिए मेरे पास लो, इसी के लिए टैक्स लगाएगा ना, लो इसी को। सोचो दोस्तों ऐसी कुरीतियाँ थी। फिर जब वही एजना जाति के सभी महिलाओं ने विरोध करने लगा, तो राजा ने केवल इसी जाति पर दोस्तों ये टैक्स हटाया, बाकी नडार जनजाति था इस पर तो था ही। तो इसको जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत, ये हम उत्तर प्रदेश में झांसी की रानी की कहानी सुनाई जाती है, उसी प्रकार से केरल में दोस्तों नांगेली का लोग मानते हैं। फिर नडार जनजाति से इससे भी लेता था इसको। अब बताओ उच्च जाति के लोग अच्छे से अपने मनपसंदी कपड़े पहनते थे, तो नडार जनजाति जो था उसमें भी कुछ महिलाएं विरोध करने लगी इस सिस्टम का। इसमें से 2 महिलाएं ने अपनी मतलब कि जान दे दी इसी सिस्टम के विरोध में दोस्तों। फिर जब विद्रोह होने लगा तो पूरी तरह से ख़त्म होता है दोस्तों 1924 में ये सिस्टम। सोचो दोस्तों ऐसी सिस्टम थी हमारे भारत में, तो हम क्यों ना कहें कि हमारे भारत में भी कुरीतियाँ थी।
महान थी हमारी भारत की संस्कृति, लेकिन इसमें भी बहुत सारी गंदगियाँ थी दोस्तों। अब फिर आप जानते हो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कितनी भेदभाव दोस्तों। अम्बेडकर, इनको पूरे क्लासरूम में हिलने की इजाज़त नहीं थी दोस्तों। ये साइड में इनको बैठाया जाता था, जिस पे ये बैठ जाते थे उसको धोना पड़ता था इन्हीं को खुद। इनको पानी पिलाने के लिए एक दोस्तों जो चपरासी का इंतज़ार करना पड़ता था कि वो ढार करके हमको ऐसे देगा तो फिर हम पानी पिएंगे, नहीं तो कभी कभी नहीं चपरासी रहता था तो इनको प्यासे रहना पड़ता था दोस्तों बाबा साहब का। अब बताओ अगर वैसे जनजाति को, वैसे वर्ग को, अब सोचो कितना शोषण हुआ इन लोगों को दोस्तों। अगर वैसे वर्ग का अगर आज आरक्षण दिया जा रहा है तो इसमें क्या दोस्तों, क्या गलत है। तो शायद आप दोस्तों समझ पा रहे हो कि विधि के संरक्षण कहता है मतलब कि वैसे जनजाति जिसका शोषण किया गया हो उसको आरक्षण देकर एक मुख्य धारा में लाया जाए। मतलब दोस्तों ये नहीं कह रहा है कि जो उच्च जाति है या उच्च लोग हैं उसको आप नीचे करो, लेकिन नहीं, ये कह रहा है कि जो निम्न है ना उसको भी मुख्य धारा में पकड़कर लाया जाए, कुछ विशेष छूट देकर लाया जाए। इसको जाने दो लेकिन इसको भी मुख्य धारा में लाओ। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 14 रहा। आप कैसा लगा आप बताना दोस्तों, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अनुच्छेद 15 अब दोस्तों आसान है। अनुच्छेद 15 है भेदभाव का अभाव। क्या है दोस्तों? भेदभाव, भेदभाव का अभाव दोस्तों। मतलब अनुच्छेद 15 कहता है कि अनुच्छेद 15 कि किसी केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, केवल जाति, धर्म, ठीक है, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर आप भेदभाव किसी भी सार्वजनिक स्थान पे नहीं कर सकते हो। किसी भी सार्वजनिक स्थान पे केवल जाति मतलब जाति के आधार पर नहीं कर सकते हो, ना धर्म के आधार पर, न तो लिंग मतलब स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर के आधार पर नहीं कर सकते हो भेदभाव। कोई भी सरकारी संस्था हो, कोई भी सरकारी पद हो उस पे जाने से, जन्म स्थान के आधार पे नहीं कर सकते हो, और मूल वंश के आधार पे। मूल वंश मतलब कि होता है दोस्तों गोर और करिया वाला, ठीक है। तो कलर के आधार पर, रंग के आधार पे भी आप नहीं कर सकते हो भेदभाव। लेकिन दोस्तों इसी में आरक्षण का बात कर दिया गया है। अनुच्छेद 15 में जितना भी सरकारी संस्था होगी, मतलब सरकारी जो स्कूल कॉलेज है, स्कूल कॉलेज में जितना भी आरक्षण की बात की गई है स्कूल कॉलेज में, वो अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग किया गया है दोस्तों। और नौकरी में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, ठीक है। तो सरकारी स्कूल कॉलेज ये सब में जो आरक्षण का बात किया गया, तो दोस्तों इसमें अब लोगों ने विवाद करना शुरू कर दिया कि पहले आप कहते हो कि जाति के आधार पर आरक्षण मतलब भेदभाव नहीं, तो ये किसी को आप आरक्षण दे रहे हो तो उसके लिए तो विशेष छूट दे रहे हो, ये तो भेदभाव हो रहा है। तो ये दोस्तों 15 में है, तो ये आर्टिकल 46 भी एक लिखा हुआ है ये नीति निर्देशक था, तो उसमें लिखा गया आरक्षण की बात, तो उसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, ठीक है। इसको विशेष रूप से आगे देखेंगे दोस्तों। तो पहले तो ये जान लो फिलहाल आप कि भेदभाव का अभाव करता है किसमें, केवल ये जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर, ठीक है। स्कूल कॉलेज में आरक्षण इसी के अंतर्गत, और महिलाओं के लिए विशेष छूट इसमें दिया जाता है दोस्तों, महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष छूट का प्रबंध इसमें किया गया है दोस्तों, क्योंकि महिलाओं को भी शोषण किया गया। तो इसके अंतर्गत 15 ये हो गया दोस्तों। 16 अनुच्छेद 16 अगर आप देखो तो अनुच्छेद 16 दिया गया है कि किसी भी सरकारी जो नियोजन होगा, नियोजन में मतलब सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें भी आरक्षण की बात किया गया है कि जिसका शोषण किया गया है, जो गरीब पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण, तो इसमें भी भेदभाव फिर
किया जा रहा है, लेकिन इस आधार पे कहा नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर किया जा रहा है जिसको शोषण हुआ उसका दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, इसमें भी वही आधार है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश के आधार पर आप नहीं कर सकते हो क्या, शोषण। लोक नियोजन में सरकारी अवसर में समानता दोस्तों, क्या है इसमें सरकारी अवसर में समानता। ठीक है दोस्तों, तो सरकारी अवसर में समानता अनुच्छेद कितना है, 16 है दोस्तों। अब 17 देखेंगे दोस्तों, इसमें है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत है दोस्तों। अब छुआछूत से संबंधित दोस्तों अगला क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।